आदर और सत्कार के योग्य सभी किसान साथियों को डॉक्टर मुकेश कंबोज जी, डॉक्टर सत्यवान गरेवाल जी और मेरे आदरणीय जितेंद्र मिगलानी जी भी आए हुए हैं मीटिंग में। और जो सभी किसान साथी इस मीटिंग में शिरकत की है, सबको राम राम। मैं डॉक्टर कंबोज जी का स्वागत करता हूं अपनी साप्ताहिक मीटिंग इस बार गेहूं और सरसों की बिजाई के ऊपर। सभी किसान साथी डॉक्टर कंबोज जी का आदर भाव करके और अच्छे से मीटिंग में जो है अपना जो भी अनुभव रहे वो कुछ सीखना है, कुछ हमारे को अपने अनुभव देने हैं और कुछ आगे बढ़ना है, इस जैविक को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जैविक को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी भूमाता प्लस हमारा स्वास्थ्य और इस बीमारी के चलते जो है सब चीजों की गिरावट आ चुकी है। पैसे से लेके सेहत तक सब चीजें खत्म होने को जा रही है। तो हमारी हर सप्ताह मीटिंग करने का माध्यम हमारे किसान साथी कुछ न कुछ इस मीटिंग के माध्यम से कुछ सीखें, देखें और आगे बढ़े। तो मैं डॉक्टर कंबोज जी का एक बार फिर धन्यवाद बोलूंगा कि आप इतना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए डॉक्टर साहब, और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम राम। दो शब्द है साहब, अपना अनुभव बताइए। राम राम सुमेर जी। सुमेर जी, सबसे पहले तो मैं समय की कीमत की बात करूं अगर, तो समय की कीमत तो है, लेकिन इसकी कीमत अगर ये हमारे किसान भाई इसका अदा करना चाहें तो ये है कि रसायनों से दूर होके, जहरीले रसायनों से दूर होके जैविक की तरफ बढ़े तो अपनी कीमत अपने आप ही अदा हो जाएगी। अब इसके बाद जो है मेरा परिचय मेरी बातचीत के अंदर ही आ जाएगा। पहले दे भी दिया गया है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जब हम थे तो वहां पर हमें खेती के बारे में। हेलो। बाकी लोगों से अनुरोध है तो कि माइक तो उस वक्त जो है हमें ये इको बहुत आ रही, वापस मेरी ही आवाज। को आ रही है। आप बंद कर दें, सभी चेक कर ले माइक हाँ बंद जी। कर दें। हेलो। तो उस समय जो हमें पढ़ाया गया, इको आ रही है मुझे, मेरी ही ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है ये। राजन कार्गो जी, बंद करिए। हाँ जी। तो उस समय जो हमें पढ़ाया गया मिट्टी की सेहत के बारे में भी, और हम ये कहें कि जैविक शब्द तो प्रचार में नहीं था, लेकिन खेती के सब तौर तरीके तो पढ़ाए गए, पर उनमें सबसे जो मुख्य तरीका सामने रखा गया वो ये था कि हमें उत्पादन कैसे बढ़ाना है, और उसमें उत्पादन बढ़ाने के जो भी तरीके थे उन सब के साथ साथ एक ये था कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल और रासायनिक कीटनाशकों और उल्लीनाशकों और साथ में खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल, और इसका इस्तेमाल इतना बढ़ता चला गया जिसमें हम भी भागीदार हैं अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, और साथ ही साथ इन जहरों के वाले भी। तो उन सब ने हम मिल, ही भागीदार हैं, हम भी नहीं सर, हम ही भागीदार हैं। ये फिर से वही, ये कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ये नरेंद्र जी है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत आ रही है। तो ये सब जब इतना बढ़ता चला गया तो अल्टीमेटली इसका आप सबको मालूम है कि बुरा प्रभाव हमारी जमीन पर पड़ा, हमारे वातावरण पर पड़ा, मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा, और साथ ही साथ अन्य जितने भी जीव जंतु जो हमारे सहायक जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा, और आज हम उसका दंश झेल रहे हैं। तो इस सब से होते हुए जब खुद इसमें हम भी शामिल थे, नुकसान देखा, तो पूरे भारतवर्ष में मैं घूमता रहता था। ये सब देखने के बाद एक दिन कोई 12-13 साल पहले मन में आया कि नहीं, ये बहुत हो चुका, अब हमें इससे दूर हटना चाहिए, और हमें अपने वातावरण को भी बचाना होगा, अपनी मिट्टी को भी बचाना होगा,
उसके साथ साथ तभी हमारी सेहत बचेगी। तो करीब सन 2001 में हमने एक अलग जगाई थी पटियाला से अमृतसर। धान कटने के बाद कि लोग धान की पराली को न जलाएं, तो हमने जो है ये अगस्त महीने में एक पद यात्रा की थी पटियाला से अमृतसर तक 13 दिन की। इसमें हम करीब करीब 40 गांवों से गुजरे और 13 गांवों में रुके वहां पर, और एक दिन में 3-3 गांवों में हम किसानों को बुला करके उनकी गोष्ठियां करते थे। और ये हमारा एक कंपनी के नाते नहीं था, ये हमारा एक अपना ही अपने दम पे हमने ये कार्यक्रम बनाया था, करीब 10-12 लोगों ने मिल के। तो उस रास्ते में जब हम निकले और बाद में जब हमें उसके रिजल्ट मिले, तो धान कटने के बाद कुछ लोगों ने आलू लगाए जिस एरिया में, तो उन लोगों ने हमें रिपोर्ट भेजी, और कुछ तो ऐसे भी थे 3-4 जो आलू लेकर के भी आए कि देखने की इस बार हमारे आलू बहुत लाजवाब हुए हैं कि हमने पराली को खेतों में ही दबा दिया। तो तब से ये मन में चल रहा था। और फिर बाद में हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है मैनेज, जहाँ से ये ऑर्गेनिक खेती के लिए 1-1.5 साल का कोर्स करवाया जाता है। तो वो कोर्स करने के बाद अभी उसके अंदर जो भी हमारे अंदर खामियां थी ऑर्गेनिक खेती के लिए वो भी दूर की है, और लोगों से भी सीखा है, किसानों के अनुभव भी सीखे हैं, और भारत भर में ये घूमते रहे हैं और अपने खेत में भी इसको लागू किया, और अभी अपने खेत में इसको बड़े पैमाने पर लागू भी कर रहे हैं। तो अब मैं आता हूं कि हमारा विषय है जो आज का, उस पर जैविक गेहूं और सरसों का उत्पादन कैसे किया जाए। तो हम इसके छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे हमारी बातचीत को। तो सबसे पहला इसका हिस्सा जो है वो ये है कि जैविक खेती करना भारत के अंदर उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, इसे बोलते हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोग्राम, NSOP। ये जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, और इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब हम खेती करते हैं तो वो खेती हमारी जैविक प्रमाणित खेती भी होती है। हमें सर्टिफिकेशन, हमें जिसे बोलते हैं, उसका हमें जो सर्टिफिकेशन देना होता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, वो एपिडा का हो या NCOF का हो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, तो वो हमें नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के हिसाब से करना पड़ता है। परंतु ये विषय पूरा अलग है, तो इस विषय के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। परंतु हमारी आज की बातचीत के अंदर इस विषय का करीब करीब 60% हिस्सा जो है वो भी कवर हो जाएगा अपने आप। तो हम इन स्टैंडर्ड्स की ना बात करके सीधे हम आते हैं कि जैविक गेहूं या जैविक सरसों कैसे करें। तो सबसे पहले किसान भाइयों की जैविक खेती और रासायनिक खेती के अंदर जो मूल अंतर है, उस मूल अंतर को हमें समझना होगा। तो मैं अगर उस मूल अंतर को समझने से पहले अगर आपसे एक प्रश्न करूं, अभी आपसे मैं उसका उत्तर तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप अपने मन में रखिए कि बीज और रासायनिक दवाइयां या कीटनाशक कह लीजिए, इनके अंदर भी एक मूल अंतर है। और वो मूल अंतर क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। एक है बीज और दूसरा है रासायनिक उत्पाद। इसी तरह से जैविक उत्पाद और रासायनिक उत्पाद, इनके अंदर भी मूल अंतर क्या है, ये दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इसका उत्तर अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने पास लिख के रखिए कि इसका उत्तर क्या है, और ये बातचीत में ही आपको समझ में आएगा। आपको इसका मेरी तरफ से उत्तर जो है बातचीत में ही आएगा, और वो आपको सुनना होगा भी क्या है इसका मूल अंतर इन दोनों का। अब ये आता है कि रासायनिक खेती में हम जो पोषण देते हैं पौधों को, वो हम मिट्टी में तो डालते हैं, लेकिन देते किसको है? पौधों को। मिट्टी को हम वो पोषण नहीं देते, चाहे पौधे मिट्टी के द्वारा ही देते हैं, मिट्टी में से देते हैं, लेकिन फिर भी वो हम पौधों को डालते हैं ये देखकर कि पौधे का पत्ता कैसा हो गया है। और अक्सर आपने चार्ट देखे होंगे, नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, पोटाश कम है, तो उस तरह से पत्तों के रंग कैसे बदलते हैं, और उसी को देख करके बता भी सकते हैं कि मुझे ये रासायनिक पदार्थ खेत में डालना है। परंतु जैविक में ऐसा नहीं है। जैविक में जो हम पोषण देते हैं वो सीधा सीधा हम हमारी मिट्टी, धरती माँ
मिट्टी भी नहीं को, इसे धरती माँ को हम देते हैं, पौधों को नहीं देते। तो एक ये अंतर है जैविक खेती और रासायनिक खेती में, कि पौधों को हमें पोषण नहीं देना, हमें पोषण किसे देना है, धरती माँ को, और धरती माँ अपने आप पौधों को पोषित करेगी। तो ये एक मूल अंतर है रासायनिक खेती और जैविक खेती का। नंबर 2, अब जब हम आते हैं सीधा गेहूं के ऊपर ही, तो गेहूं की खेती के अंदर एक दूसरे फसलों से, गेहूं की फसल में और दूसरी फसल में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब आज आप जो अपने जो तरीका हम जो अपना रहे हैं गेहूं के उपज के लिए, जिसके अंदर हम रासायनिक खादें डाल रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक या कोई भी खरपतवार नाशक डाल रहे हैं, तो सीधा आप उससे आएंगे, मुझे जैविक गेहूं करना है, तो गेहूं के अंदर आपका उत्पादन सीधा सीधा 60 से 70% कम हो सकता है, जबकि दूसरी फसलों में ऐसा नहीं है। दूसरी किसी भी फसल में ये कम होगा तो 10%, 20%, 25%, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन गेहूं में सीधा सीधा 60 से 70% कम होगा। जिन भी किसानों ने अब से पहले जैविक गेहूं लगाया हो, अपने घर की खपत के लिए लगाया हो, बाजार के लिए लगाया हो, तो वो इसका अनुभव पहले से कर चुके हो। ये जरा माइक अगर म्यूट कर ले पीछे तो वो सहूलियत रहेगी। तो दूसरा क्या है कि गेहूं के अंदर, जैसे आपको बोला मैंने कि उपज कम होती है, इसी तरह से ही रबी की फसल से अगर आप जैविक खेती शुरू करेंगे, रबी की फसल से अगर शुरू करेंगे, तो रबी की फसलों में 25% तक किसी भी फसल में पहली बार जैविक उत्पादन में उत्पादन कम हो सकता है। लेकिन खरीफ में अगर करेंगे आप जैविक खेती की शुरुआत, तो उसमें आपका उत्पादन हो सकता है कि बिल्कुल भी कम ना हो, किसी में बढ़ भी सकता है, और अगर कम हुआ तो 10%, 20% कम ही होगा। लेकिन रबी की फसल में कम क्यों होता है? क्योंकि रबी के अंदर ठंड पड़ती है, और ठंड के दिनों में क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो जीव पहले से हमने खत्म कर दिए हैं रसायनों के द्वारा, हेलो सर, आवाज बढ़ाइए। उन जीवों की जो है जितनी अभी गिनती होनी चाहिए, जितनी उनकी मात्रा मिट्टी में होनी चाहिए, वो जीवों की उतनी मात्रा नहीं होती। और वो जो हम पोषण देते हैं मिट्टी को, वो चाहे हम हरी खाद से दें, या हम गोबर की खाद से दें, या अन्य प्राकृतिक उत्पादों के द्वारा दें, वो पूरा उनको गला करके पौधों के लिए वो उपलब्ध नहीं करवा पाते। वो जो आपकी आवाज साउंड आ रही है, वो तो भाई करो। हाँ जी, आपकी आवाज कम हो रही है। मेरी आवाज कम हो रही है? हाँ जी, अगर ये फोन है, फोन बता दीजिए। एक मिनट, आप जरा बताइएगा मेरे को कि अब कैसे है? अब बढ़िया है। अब ठीक है, चलिए। तो ठंड के दिनों में क्या है कि जो हमारे मिट्टी के अंदर जितने भी जीव हैं, वो उनकी गिनती उतनी पहले सीजन में नहीं बढ़ती, और जो हमने जैविक उत्पाद डाले हैं उनको वो गला करके पौधों को उपलब्ध खनिज जो है वो उपलब्ध नहीं करवा पाते, उनके लिए खुराक उपलब्ध नहीं करवा पाते। तो इसलिए ठंड के दिनों में जो उत्पादन है वो कम रहता है रबी की फसलों के अंदर। और खरीफ में जाके ऐसी दिक्कत नहीं होती, खरीफ में तापमान ज्यादा रहता है, और जीवाणु जो है वो मिट्टी के अंदर अच्छे ढंग से पनप सकते हैं और अपनी गिनती भी बढ़ा सकते हैं, जिससे जो भी जैविक उत्पाद होते हैं वो बढ़िया ढंग से गल जाते हैं, और उनके जो अवशेष हैं वो गलने से पूरा पूरा जो खुराकी तत्व है वो पौधों को मिलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये नोट कर लें कि गेहूं के अंदर 60 से 70% उत्पादन कम होने की संभावना बनी रहती है। और ये एक आध जगह पे नहीं है, ये पूरे भारत में जहां जहां भी गेहूं लगता है, ये वैज्ञानिक खोजों में भी है, और साथ ही साथ किसानों के खेतों में भी है। सरसों के अंदर अगर हम कहें तो सरसों में भी उत्पादन 20-25% कम होगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा। अब एक और मूल मंत्र पे मैं आता हूं। जैविक खेती के बारे में बहुत ही अलग अलग तरह के
विभिन्न विधियां जो है बताई गई हैं किसानों को, और बहुत सारी विभिन्न विधियां अपने अपने स्तर पर लोग बता रहे हैं, अपने तजुर्बे बता रहे हैं। और खास करके ये वेबिनार्स के द्वारा बहुत सारा, और यूट्यूब के द्वारा बहुत सारा जो ज्ञान जो है वो किसानों को दिया जा रहा है। लेकिन उसमें बहुत किसान ऐसे भी हैं जो उस ज्ञान से नुकसान भी अपना करवा रहे हैं। कारण कि ये जो ज्ञान इस तरह से बांट रहे हैं लोग, वो ज्ञान कहीं पर भी वैज्ञानिक विधियों के ऊपर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसे हम कहते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि खोज संघ जो है, संगठन जो है, उसके द्वारा ये खोजे, उनके ऊपर भी काम किया गया है, लेकिन उनको बिल्कुल भी उन्होंने मान्यता नहीं दी। कारण कि उनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। मैं उन खामियों को बताना जरूर चाहूंगा ताकि आप गेहूं के उत्पादन में नुकसान ना खाएं। नंबर एक, कि जैसे कि हम जो है एक ड्रम के अंदर घोल बना लें, जिसे जीव अमृत कहते हैं, गाय का गोबर है, पेशाब है, या कुछ और जीवाणु डाल लिए हमने अपने खेत से, कहीं से मिट्टी ले आए और उसको हम डाल दें खेत पर, हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर आपके खेत के अंदर पहले से आपने गोबर की खाद डाली है, आपने हरी खाद बनाई है, आपने कोई और प्राकृतिक अवशेष खेत में डाले हैं, जैसे अभी धान की पराली को आपने डाला है, तो ये सब ऊपर आपने उसके ऊपर डाल दिया इन बैक्टीरियाज को, इन जीवाणुओं को, तो ये उनको गला करके पौधे को पोषण देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीवाणु जो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीवाणु जो है, ये पौधे, ये फिट रंजन, हाँ जी, जरा ये बीच बीच में दिक्कत आती रहती है ना। तो ये सिर्फ जो जीवाणु है, ये पौधे को पोषण नहीं दे पाते। जीवाणुओं का काम है जो तत्व जमीन में हम डाल रहे हैं उनको गला करके, उनको खुराकी तत्व जो है उनके निकाल करके और पौधों को उपलब्ध करवाना, ना कि सीधा कहीं से खुराक लेना। दूसरा, जीवाणु क्या करते हैं कि हमारी जो मिट्टी है इसके अंदर पहले से बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। जैसे जैसे हम गहराई में चले जाएंगे, खनिज पदार्थ वहां पर भी हैं, सिर्फ 6 इंच ऊपर नहीं होते, 1 फीट भी है, 1.5 फीट पर भी है, 2 फीट पर भी है, 3 फीट पर भी है। लेकिन वो खनिज पदार्थ पौधे नहीं ले पाते, कारण कि वो खनिज जो है वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, उनके अंदर जीवाणु नहीं पहुंचते। जब उनमें जीवाणु पहुंचेंगे तो क्या होगा, उन खनिजों को भी वो घोलना शुरू कर देंगे और उनको भी पौधे लेना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अगर आप लगातार जीवाणु डालते चले जाएं, लेकिन खेत में आप कुछ और दूसरे जो प्राकृतिक हमारे तत्व हैं, फसलों के अवशेष है, या गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, इस तरह के जितने भी अवशेष, अगर उनको नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जीवाणु आपकी मिट्टी में से जान निकालते चले जाएंगे और फसल को देते चले जाएंगे, और मिट्टी फिर से क्या होगी, कमजोर होती चली जाएगी। तो उससे भी उत्पादन कम होता चला जाता है। ऐसे ही एक और विधि बताई जा रही है, ये मैंने एक दिन सुनी थी और वो मुझे बहुत अटपटी लगी, और इसलिए मैं आप किसानों को सचेत करना चाहूंगा कि किसानों को यह सिखाया जा रहा है कि आप कहीं से मिट्टी का एक ढेला उठा लीजिए। एक ढेला आप कहीं अपने जोहर से ले आइए, बड़ के पेड़ के नीचे से ले आइए, अपने खेत के किसी अच्छे हिस्से से ले आइए, और उस एक ढेले को लेके आप अपने खेत के चारों तरफ एक मंत्र पढ़ते हुए घूम जाइए, और आपका खेत जो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर ऐसे ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते खेत, तो हमारी सारी जिंदगी ही एक ढेले से ही पॉजिटिव हो जाती। कृपया इन टोटकों से बचिए, ये टोटके हैं और कुछ नहीं है। आपका जो गेहूं उत्पादन हो रहा है वो भी होना बंद हो जाएगा। ये जहां पर आज जंगल है, उस जंगल को आप उखाड़ दीजिए, तो वहां अगले 5 साल तक आप फसल ले सकते हैं, बिल्कुल आपको ढेला घुमाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहां से आप लगातार फसल लेते जाएंगे, वो जो जीवाणु उस मिट्टी के अंदर है, पहले से जो अवशेष पत्तों के जंगल के हैं, उन अवशेषों को वो धीरे धीरे फसल खींच लेगी, तो बाद में क्या होगा, वो मिट्टी कमजोर होती चली जाएगी। तो उसमें फिर से आपको प्राकृतिक तत्व बाहर से डालने पड़ेंगे, जिसे हम फिर से क्या कह देते हैं, फसलों के अवशेष हो गए और गोबर की खाद हो गई, ये डालने ही पड़ेंगे। और लगातार फसल लेने से 10, 15, 16 साल, 20 साल तक फसलें लेने से क्या होगा, बहुत सारे जो खनिज मिट्टी के अंदर पहले से मौजूद हैं वो खनिज कम होते चले जाएंगे। वो खनिज भी हमें डालने पड़ते हैं, प्राकृतिक खनिज, ऑर्गेनिक खनिज इस पृथ्वी माता ने हमें दिए हुए हैं। बहुत सारे
इलाके हैं। ये खनिज जहाँ पर मिलते हैं भारत के अंदर ही मिलते हैं, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में या झारखंड में, खास करके जहाँ जहाँ ये खदानें होती हैं उन खदानों में क्या है, वो सारे प्राकृतिक खनिज पदार्थ निकलते हैं, वो भी खेतों में डालने पड़ेंगे। ये डालने ही पड़ेंगे, हम आज माने या ना माने, ये 10-20 साल में डालने पड़ेंगे। इसलिए ये ढेला घुमाने की प्रथा को कभी मत अपनाइए और ऐसे प्रचार से भी बचिए। इसी तरह से एक अन्य और प्रथा बताई जा रही है, ऋषि कृषि। ऋषि कृषि ठीक है कि हमें रसायनों से बचना है, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि हम हमारे प्राकृतिक जो अवशेष हैं उनको खेतों में डालें, कहीं पर भी नहीं। गोबर की खाद तक को नहीं बोला गया। आज अगर ईस्टर्न इंडिया में, जिसे हम कह देते हैं पूर्व भारत, वहां पर लोग खेती करते हैं पहाड़ों में, तो उसे बोलते हैं झूम खेती। झूम का मतलब क्या है, वो एक साल जिस इलाके में खेती करते हैं अगले साल वहां पर खेती नहीं करते, फिर दूसरे जंगल को साफ करते हैं और फिर वापस आते हैं पिछले में। कारण कि एक साल तक उस मिट्टी को फिर से वो उपजाऊ बनाने के लिए उसके अंदर जो भी प्राकृतिक अवशेष है उसको छोड़ते हैं वो गलने के लिए। इसीलिए आज सिक्किम जो है वो जैविक बना है, ऐसे नहीं बना वो। तो मैं आपको ये एक आगाह करना चाह रहा था ऐसी विधियों से बचने के लिए कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये टोटके बोले गए हों और हमारी धरती माँ को हमें कैसे उपजाऊ बनाना है वो तरीका ना बताया गया हो। सिर्फ जीवाणु मकेश सर माफी चाहता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ सर। खनिजों से भाव जैसे आपने बोला कि मध्य प्रदेश में तो सर रॉक फास्फेट से है, जहाँ कुछ ऐसी ही और खनिज है कोई, प्लीज उसको भी एक्सप्लेन कर देना सर। हाँ बिल्कुल, रॉक फास्ट ऐसा है, मैं इसलिए इस पे नहीं बोल रहा कि बात फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं। जैसे रॉक फास्फेट ठीक मध्य है प्रदेश में है ना, बिल्कुल यस, रॉक फास्फेट है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सिलिका है, कानपुर के पास सिलिका है जो हमारी मिट्टी में बहुत कम हो चुकी है। आज अगर हम हमारी मिट्टी में सिलिका डालना शुरू कर दें तो बहुत सारे कीट और ये बीमारियां लगनी बंद हो जाएंगी। मैं मेरे खेत में डाल रहा हूँ पिछले 3 साल से। इसी तरह से मैंने जो झारखंड बोला, झारखंड में क्या है, जहां से ये सोना निकलता है और हीरे निकलते हैं, जहां से हीरे जवाहरात जिन खदानों से निकलते हैं, उन खदानों के बड़े बड़े पहाड़ लग चुके हैं। सिर्फ उनको भारत सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही आज के दिन, लेकिन हो सकता है कि जैसे ये अनक जली हुई है ऑर्गेनिक की, तो किसी दिन वो भी शुरुआत हो जाए उनकी। उसके उन अंदर मेरे पास उनके सैंपल आए हैं, मैंने खुद वो टेस्ट करवाए हैं। उसके अंदर हमारे जितने भी हमें 16-17 मेटल चाहिए हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, चाहे वो मैग्नीज हो, जिंक हो, लोहा हो और मोलिब्डेनम हो, सब चीजें हैं उसके अंदर, सब चीजें। और यहाँ तक कि उसके अंदर मैंने टेस्ट करवाया है कि कहीं उसके अंदर हैवी मेटल्स तो नहीं, जैसे पारा है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो उनके अंदर नहीं। अगर पारा हुआ तो हमारी सेहत के लिए खतरनाक होता है, तो वो चीजें भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी खदानें हैं। कर्नाटक के अंदर एक गांव है जहां पर ये सोना निकलता है, वहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ लग चुके हैं, 3.5 से 4 हजार फुट नीचे से जो खदानें बना के सोना निकाला गया उसके, वो इतनी उपजाऊ है कि उस गांव के किसान उस मिट्टी को बेचने नहीं दे रहे सरकार को, क्योंकि सरकार ने जो ठेका किया 1 रुपया किलो बेचने के लिए, किसान उस गांव वाले जो उसका 50 रुपया किलो मांग रहे हैं। उस गांव का नाम है हट्टी, और उन खदानों में भी मैं जाके मैंने देखा है खुद भी, नीचे जाके 3-4 हजार फीट की गहराई में भी। तो ऐसे ऐसे सब भारत के अंदर ही अवेलेबल है। कल को शुरुआत हो जाएगी कहीं ना कहीं, जब हम आवाज उठाएंगे हमें चाहिए तो वो भी मिलेगी। परंतु कुल मिला के मेरी बात का इसका मैं निचोड़ आपको ये बताता हूँ आगे गेहूं और सरसों के ऊपर जाने से पहले, कि कभी भी हम मिट्टी में से कुछ भी निकालेंगे तो जितना हम निकालेंगे उतना हमें वापस देना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर हम आज हमारे 1 एकड़ में से 20 क्विंटल हमने उत्पादन लिया है गेहूं का, बाकी तूड़ी हमारी वापस चलेगी, मान लो मिट्टी के अंदर हमने डाल दिया, मैंने उसको पशुओं को नहीं डाला, पशुओं को डाला तो वापस गोबर आना चाहिए, फिर उसका वापस आना चाहिए वो। तो वो जो 20 क्विंटल गेहूं है वो कहां से आया? वो 20 क्विंटल, सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा साधारण प्रश्न है कि वो 20 क्विंटल कहां से आया? कुछ हवा से आया होगा, नाइट्रोजन आती हवा से, कुछ ऑर्गेनिक कार्बन भी आई होगी, परंतु अल्टीमेटली उसका 99% अगर नहीं है तो 95% हिस्सा उसका कहां से आया? हमारी धरती मां से, मिट्टी से।
और यही 20-20 क्विंटल हम हर साल जाएंगे तो क्या हो यही 20-20 क्विंटल निकलता जाएगा। और अगर हम वापस नहीं डालेंगे और खाली एक ढेला घुमा देंगे मंत्र पढ़ते हुए, तो वो 20 क्विंटल को बाहर निकलने से रोक नहीं सकता और वो 20 क्विंटल अंदर भी नहीं डालेगा। तो ऐसे इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में। और उसके लिए आप जीवाणुओं का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कीजिए कि जो आपने चीजें डाली हैं वो घोल के पौधों को पिलाएं। जीवाणु मिट्टी को ताकतवर नहीं बना सकते, वो पौधों के लिए ताकत दे सकते हैं। मिट्टी के अंदर जो ऑलरेडी ताकत पड़ी है उस ताकत को घोल के पौधों को दे सकते हैं। ये है उसका एक मूल मंत्र है। अगली बात कुछ एक और याद आ गई गेहूं पर जाने से पहले कि आप लोग ये बनाते हैं जो जीव अमृत बनाते हैं, ड्रम के अंदर हम तरह तरह के उत्पादन घोल सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अंदर हम जैविक खाद भी बना सकते हैं, हम उसके अंदर जैविक कीटनाशक बना सकते हैं, जैविक उल्लीनाशक बना सकते हैं। उसमें अक्सर कहा गया है कि डंडे को दाएं तरफ से घुमाइए या घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। आप डंडे को सुई की दिशा में घुमाओ या डंडे को बाएं से घुमाओ या उसको घुमाओ या उसके अंदर एक फुहारा लगा दो जो पानी को थोड़ा हवा दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। ये सिर्फ टोटके हैं, कुछ नहीं है। ये किसानों को मूर्ख बनाने के लिए टोटके हैं या अंधविश्वास में फंसाने के लिए टोटके हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए ताकि जीवाणु पने। जब ये इन जीवाणुओं को, जो जीवाणु आपको बाजार से मिलते हैं बोतलों के अंदर बंद मिलते हैं, ये क्या दाएं और थोड़े घुमाया जाता है इनको क्या जो है कोई डंडे से थोड़ा ही ऐसे घुमाया जाता है कि सिर्फ ये घड़ी की दिशा में घूमे, ना ही इनको ऐसे घुमाया जाता, मंत्र पढ़ के घुमाया जाता। ये सब मशीन से घुमाए जाते हैं और मशीनें जो है इनको झार की तरह से हिलाती हैं, दाएं बाएं, आड़ा टेढ़ा, गोल मोल, दाएं सब। इसलिए ऐसे टोटकों से बचना जरूरी है। अब हम आते हैं सीधा सीधा गेहूं के ऊपर। गेहूं के अंदर मैंने आपको जैसे पहले कहा कि उत्पादन पहली बार अगर आप जैविक पे आएंगे तो सीधा सीधा 60 से 70% कम हो जाएगा। ये पहले सोच लीजिए, क्या आप इतना नुकसान सह सकते हैं? उसके बाद आइए जैविक पर, नंबर 1। नंबर 2, अब उत्पादन कम नहीं करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे उस मिट्टी को दमदार बनाना पड़ेगा, उसे जानदार बनाना पड़ेगा। पौधों को मैं खुराक नहीं दे पाऊंगा तो फिर मैं क्या करूं? मिट्टी को दमदार बनाने के लिए अभी आप धान काट रहे हैं, बाजरा काटा होगा आपने या कोई और अन्य फसल रही होगी खेत में, गुवार रहा होगा, तो उन सब के अवशेष मिट्टी में ही दबाइए। और ये जो बायो डीकम्पोजर है, वेस्ट डीकम्पोजर है, इसका घोल इस्तेमाल कर लीजिए ताकि वो जल्दी जल्दी खेत में गल जाए। गोबर की खाद, तैयार गोबर की खाद हो जो 6 महीने पुरानी हो। राजा राम जी जरा, हाँ जी ठीक है। अब तैयार गोबर की खाद हो, कच्ची खाद होगी तो वो बिल्कुल भी मिट्टी को पोषण नहीं दे पाएगी, पौधों को पोषण नहीं मिलेगा उस वजह से, क्योंकि सर्दी के दिनों में वो खाद मिट्टी वैसे ही पड़ी रहेगी। जीवाणु उसको गलाने में अगले 4 महीने लेंगे, तब अगली खरीफ की फसल आ जाएगी तो वो गेहूं की फसल को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए गोबर की एकदम से तैयार खाद होगी तभी वो जाके आपकी मिट्टी को दम दे पाएगी गेहूं के पोषण के लिए। या वर्मी कंपोस्ट, अब अगर आप खुद बनाते हैं केंचुआ खाद तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी केंचुआ खाद डालिए, क्योंकि केंचुआ खाद पहले से केंचुओं ने उसको तैयार कर रखा है और वो तुरंत जो है मिट्टी से पौधे पोषण लेना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास अपनी केंचुआ खाद नहीं है तो गेहूं के लिए खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा। आप सब्जियों में बागों के लिए खरीद के डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं के लिए तो महंगा होता है, इसलिए उसको मैं कहूंगा कि गुरेज कीजिए। पहले से आपने हरी खाद भी अगर बनाई हो धान के लगाने से पहले या मूंग लगाया होगा तो उसका भी फायदा गेहूं को मिल जाएगा। अब गेहूं लगाने के बाद गेहूं की किस्म आप कोई भी लगाइए, अपना कोई भी किस्म जो आप लगाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कोई देसी किस्म चुनना चाहते हैं या जो आजकल प्रचलित किस्में हैं वो चुनना चाहते हैं। रोटी के लिए जो खास
किस में है वो चुनना चाहते हैं। ये हर किसान की अपनी उसकी खुद की जो है, ये खुद का उसका फैसला रहेगा, खुद का डिसीजन रहेगा, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर है कि गेहूं का जो बीज उपचार है, बिल्कुल भी कोई भी रसायन का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए। अगर वो रसायन का इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर, आप कहीं से बाहर से ले रहे हैं, तो वो जैविक खेती के लिए मान्य नहीं है। आपको गेहूं गेहूं का बीज उपचार करना हो तो आप जो पहले से प्राकृतिक तत्व बना रहे हैं, पशुओं के मल मूत्र से, गोबर से जीव अमृत बना रहे हैं, उसी से ही आप बीज का उपचार कर सकते हैं। लेकिन कोई भी रसायन नहीं, ये तो आपको पहले से पता है, किसी भी फसल के अंदर। तो ये जैविक के अंदर ये नहीं चल पाएगा। जिन खेतों के अंदर दीमक लगती हो, गेहूं को भी दिक्कत आ जाती है दीमक की, तो वहां पर आप क्लोरपाइरीफास का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ये भी वर्जित है जैविक खेती के लिए। तो आप कैसे करें? तो गेहूं के अंदर दीमक को कंट्रोल करना बिना क्लोरपाइरीफास के थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी कुछ सब्जियों के अंदर, बागों के अंदर उसको करना आसान है, लेकिन गेहूं के अंदर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे खेतों को अभी छोड़ दीजिए। हाँ, परमानेंट बाद में दीमक को कंट्रोल करना हो जैविक तरीके से, वो हो सकता है, बिल्कुल होगा, करवा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन गेहूं में अभी सीजन है, तैयारी है, तो आप उसको अभी से नहीं कर पाएंगे, तो उस खेत को आप अवॉइड कीजिए, उसमें गेहूं ना लगाइए। अब जैविक गेहूं के अंदर अगर आप चना लगाना चाहें तो चने के भी आप खूड लगा सकते हैं। मशीन भी ऐसी है कि उसके अंदर आपकी चने की बिजाई भी हो जाएगी और गेहूं की बिजाई भी हो जाएगी। ये भी आपको ढूंढ ढूंढ सकते हैं आप अपने आसपास। और कुछ लोग ऐसा है कि जो पहले हम किया करते थे, गेहूं और चना जो है उन दोनों को हम इकट्ठा मिला करके उसका छट्टा दे दिया करते थे। ऐसी किस्में हैं जो दोनों एक साथ पकती हैं और दोनों ही कंबाइन से भी कट जाती हैं, इकट्ठी कटेंगी लेकिन, और वो इकट्ठा ही बिकेगा, जिसका आटा आजकल लोग खाते हैं। उसका फायदा क्या होगा? चना नाइट्रोजन लेगा हवा से, उसके जो नोड्यूल्स हैं राइजोबियम के, वो नाइट्रोजन को मिट्टी में हवा से लेके उसको मिट्टी में फिक्स करेंगे, मृदा में फिक्स करेंगे, तो वो गेहूं के उत्पादन बढ़ाने में, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी, और गेहूं का उत्पादन कम नहीं, ज्यादा कम नहीं होगा। अभी गेहूं के अंदर हेलो सर। सर हाँ जी। सर सर एक्सक्यूज मी।